देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। एग्जिट पोल में नीतीश लालू को बिहार चुनाव में एडवांटेज, 4 पोल में महागठबंधन आगे, लेकिन न्यूज 24 चाणक्य के पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। जापान को छोड़कर बाकी एशियाई बाजारों में कमजोर संकेत, अमेरिकी बाजार 0.25% गिरे। आज यूएस में बेरोजगारी आंकड़ों पर दुनिया की नजर। बिजली बोर्डों की सेहत सुधारने के नए पैकेज का ऐलान, राज्य सरकारें उठाएगी 75% लोन का बोझ, पावर शेयरों पर रहेगी नजर। बैंकिंग दिग्गजों समेत निफ्टी की 8 बड़ी कंपनियों के नतीजे आज। एसबीआई का मुनाफा 15% बढ़ने का अनुमान, 60% उछल सकता है पीएनबी का मुनाफा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा कर सकता है निराश। टाटा मोटर्स के मुनाफे में 30% गिरावट का अनुमान, लेकिन बेहतर हो सकता है M&M का मार्जिन। भेल ओएनजीसी के कमजोर नतीजों की आशंका। और आईडीएफसी के शेयर धारकों का इंतजार होगा खत्म, शेयर की लिस्टिंग आज। निवेशकों को आईडीएफसी के शेयर के बदले मिला आईडीएफसी बैंक का एक शेयर। बाजार के लिए आज बेहद अहम दिन। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर बाजार का होगा रिएक्शन। मिले जुले दिख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे, और साथ ही नतीजों के लिहाज से आज कंपनियों के लिए बड़ा दिन। निफ्टी की 8 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे, और खासतौर से सरकारी कंपनियों के। तो पूरा एक्शन पे एक दिन है, तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। आज बड़ी चीजों पर बाजार की रिएक्शन जरूर रहेगी, लेकिन जो बेस कल भारतीय बाजारों ने बनाया है वह 8000 के नीचे का बनता हुआ दिखाई दिया। 79.55 पर दिन की समाप्ति, और दिग्गजों की ओर से हमने देखा सबसे ज्यादा बिकवाली के दबाव आते हुए दिखाई दिए थे। सेंसेक्स खासतौर से करीब 250 पॉइंट टूटा। बैंकिंग काउंटर्स में बैंक निफ्टी काफी पिटा, और आप कह सकते हैं कि छोटे मझौले शेयर भी बचे नहीं, क्योंकि वहां पर भी लगभग 200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत भी देखें तो कुछ मिले जुले से ही है। एशिया पर पहले नजर डाली जाएगी तो जहां पर हमने देखा है निकेई है, वहां पर कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट निकेई की जो तेजी भी है वो थोड़ी बहुत धीमी पड़ती हुई दिखाई दी। 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था वो इंडेक्स, अब सिर्फ 89 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। शांघाई मिक्स्ड है, लगातार 2-3 दिनों में हैंगसेंग में काफी तेजी आई थी, तो उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। इसीलिए हमने देखा एसजीएक्स निफ्टी जो है वो मजबूत खुला है। यहाँ पर लगभग 18 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, और कोशिश है करीब 8000 के लेवल्स तक जाने की। अमेरिका से हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली हुई, हल्की गिरावट देखने को मिली थी। आज अमेरिकी बाजारों के लिए अहम दिन है, क्योंकि वहां पर बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, और दुनिया भर की नजरें उन नंबर्स पर जरूर रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो मूड है अनिल, वो थोड़ा सा संभला हुआ है। ऐसे कोई तेजी की स्थिति तो बन नहीं रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखकर थोड़ी सी उम्मीद है कि शुरुआत हमारी हल्की मजबूती के साथ होगी, खासतौर से कल के बिकवाली के बाद। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ शुरुआत बिहार के एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे लिए मायने नहीं रखते, और उस लिहाज से बिहार के चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो हर्षदा, जितना बाजार कल डरा हुआ था उतने बुरे हैं नहीं, क्योंकि अभी भी जो सारे बिहार चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दोनों ही बड़ी गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। अब बाजार का सेंटीमेंट क्यों थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, क्यों सुधर सकता है, उसकी वजह है कि पहले तो जिस तरह से हम 2 हफ्तों से लगातार कमजोर हो रहे हैं इन नतीजों से डरकर, उतने बुरे एग्जिट पोल नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात है कि चाणक्य, जिस पर शायद बाजार थोड़ा ज्यादा भरोसा करने की कोशिश कर रहा है, और उसी के दम पर जैसे वो नतीजा कल देर शाम को आया एग्जिट पोल का, और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी में आपको उछाल आते हुए दिखा, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जितने खराब एग्जिट पोल के नतीजे आ सकते थे उतने खराब हैं नहीं। उस लिहाज से थोड़ी रिकवरी हो सकती है, लेकिन क्या ये नतीजे बाजार को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि एनडीए की सरकार बन जाएगी? शायद नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि जो डिसीजन होना है वो रविवार को ही होगा, और उसके हिसाब से आपको सोमवार को एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन नतीजों के दम पर क्या होगा ये कि जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स है वो भी घबराएंगे, और खासतौर से तब जबकि वो 400 पॉइंट की गेंस पर बैठे हैं। 8350 से 7950 आ गया निफ्टी, तो 400 पॉइंट का फायदा उनके हाथ में है। तो
जब नतीजे उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, क्योंकि लोग ज्यादा ये मान रहे थे कि 140 150 सीटें महागठबंधन के पास आ सकती है, इस तरह की दबी जुबान से बातें हो रही थी और उसके चक्कर में बाजार गिर गया। तो अब वो मंदी की पोजीशन कवर होगी, तो आज थोड़ा सहारा मिलेगा मंदी की पोजीशन कवर करने का। लेकिन क्या नई खरीदारी होगी? जी नहीं, क्योंकि तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए इतने बढ़िया नंबर्स नहीं है कि आप उसके बेसिस पर मान लें कि एनडीए की सरकार बनी जाएगी बिहार में, तो तेजी तो नहीं करेंगे लोग। लेकिन हाँ, मंदी की पोजीशन करने वाले लोग जो मुनाफे में बैठे वो काटने की कोशिश जरूर करेंगे, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। और आज वही एक्शन सुबह सुबह देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक जो फंड एक्शन देखने को मिला है, एफआईआई ने भारी भरकम बिकवाली की है। कल भी आप देखिए करीब 1000 करोड़ की कैश में बिकवाली हुई है। उन नंबर्स को देखकर डर तो जरूर लगता है, भले ही एग्जिट पोल थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस लौटाने की बात करें, लेकिन ये नंबर्स डरावने हैं। ये नंबर दो तरीके से पढ़ना चाहिए हर्षदा। एक तो आपने एकदम सही कहा कि बड़े डरावने हैं। अगर चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन पहले या एग्जिट पोल के दिन ही आप 1000 करोड़ की बिकवाली कैश में कर दें, 850 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दें, 1100 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि एफआई ये मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, या उन्हें डर है, इसलिए इतनी बिकवाली इतनी बड़ी करते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है। लेकिन फर्ज करें अगर चुनाव के नतीजे इसके उलट आ जाएं, एनडीए की सरकार बनने की जैसे चाणक्य कह रहा है, तो क्या होगा? तो यही मंदी की पोजीशन बाजार को इतना उछाल देगी जिसका जो हम अंदाजा लगा रहे हैं उससे बड़ी उछाल भी हो सकती है, क्योंकि मंदी की पोजीशन फिर कवर होती हुई दिखेगी। तो आंकड़े डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपनी अहमियत रखते हैं, लेकिन जब आंकड़ों को और किसी इवेंट को आप दोनों को साथ मिलाकर देखें तो फिर इवेंट भारी पड़ती है, और ये इवेंट अब चुनाव के नतीजों की है। तो कल के आंकड़ों के दम पर आप आज ये कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। एफआईआई क्या कुछ और बेच सकते हैं? शायद बेच सकते हैं, जिन्हें यह भरोसा है कि एनडीए की सरकार ना बने। लेकिन सोमवार को ये आंकड़े ज्यादा आपके लिए अहमियत रखेंगे, वो उस लिहाज से कि अगर एनडीए की सरकार बनने के संकेत आए, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, फ्रेश खरीदारी होगी, और जो लोग डर के बेच के गए, अंडरवेट है, उन्हें खरीदना पड़ेगा। और जो लोग अदरवाइज ट्रेडर्स तेजी में हैं, अगर कुछ उल्टा रिजल्ट आता है तो फिर बिकवाली का दबाव वहां से बनेगा। तो ओवरऑल आंकड़ों का उस तरह का विश्लेषण। तो मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि एफआईआई इन एग्जिट पोल को समझ ले और उस लिहाज से फिर रिएक्शन दे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन काफी रोमांचक होने वाला आज का कारोबार, क्योंकि एक तरफ एफआईआई ने बिकवाली की है, दूसरी तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि शायद इतना शॉर्ट नहीं जाना था ट्रेडर्स को। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो? बड़े नतीजों का दिन है, क्या करें आप? इस सब पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन हिंदी से आवाज पर, और काफी सारी चीजें जिस पर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले समझना अहम है कि एग्जिट पोल के नतीजे, साथ ही साथ जो बड़े रिजल्ट्स आएंगे उसके बीच आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, जहां पर कल हमने 79.55 पर समाप्ति दी है। अनिल, क्या हो आज की रणनीति? देखिए, शुरुआत थोड़ी सी मजबूती के साथ हो जाएगी, क्योंकि बाजार काफी कमजोर हो चुका है, ऊपर के लेवल से 400 पॉइंट निफ्टी निकला है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा मंदी की पोजीशन में, और एग्जिट पोल के नतीजे उतने बुरे हैं नहीं, आप जिस तरह से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में पहला लेवल जो आज निफ्टी ट्रेडर्स के लिए होना चाहिए वो 7925 के आसपास का है। उसके नीचे फिसलें तो कमजोरी बढ़ेगी, और फिर लगभग 75 पॉइंट और नीचे 7850 तक निफ्टी फिसल सकता है। ये दो लेवल नीचे की तरफ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तेजी का मूड आप तभी बनाएं, अगर मंदी की पोजीशन आपकी है तो तभी काटें जब 8025 की रेंज से पार निकलकर बाजार टिकता हुआ नजर आए या बंद होने के संकेत दे। शुरुआत मजबूत हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि बाजार ऊपर के लेवल पर टिकेगी, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास कल जिस तरह से वायदा कारोबार में बड़ी पोजीशंस बनी है मंदी की। पहली बात तो देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8500 से घटकर सीधा 8300 पर आया है। कल कॉल्स में 8000 से लेकर 8300 की रेंज में लगभग 35 लाख शेयर नए जुड़े हैं। जमकर कॉल्स में मंदी की पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बनी है, निफ्टी में शॉर्ट्स बनी है। तो ऐसे में मंदी की पोजीशन काफी ज्यादा है। थोड़ा बहुत आपको मंदी की पोजीशन कवर होने का सहारा जरूर मिलेगा सुबह में, लेकिन सेकंड हाफ क्या बाजार मजबूती रख पाएगा इसमें संदेह है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट को लोग दोनों तरह से पढ़ेंगे। तो ऐसे में सोमवार को बड़ा उतार चढ़ाव होगा। दिन के दौरान हम कोशिश भी करेंगे कि आपको किस तरह से बिहार के चुनाव को ऑप्शन के जरिए और ट्रेड करना चाहिए वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बेहतर ये होगा कि नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन है, 8 निफ्टी की दिग्गज कंपनियां हैं, बाकी लंबी लिस्ट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रहें और निफ्टी में उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा। ऐसे में
थोड़ा सा ट्रेडिंग या तो कम करें, क्वांटिटी कम कर ले, या फिर उतार चढ़ाव में एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करना सही रणनीति हो सकती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए और बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करना काफी अहम है, लेकिन जो फोकल पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि बिहार के जो चुनाव हुए उसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, इसको देखकर अब आपको अपनी रणनीति बनानी है। अब तक हमने देखा डर कर लोगों ने काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बना ली थी और वो आंकड़े साफ दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन यहां से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ है कुछ ऐसे जानकार जो बाजार की नब्ज काफी करीबी से ट्रैक करते हैं, उसको समझते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता, आप दोनों का ही स्वागत है। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं यहाँ पर। विनोद जी, आप कैसे अब रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अब तक हमने देखा डर कर लोगों ने अपनी पोजीशन जो तेजी की थी वो काटी, काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे जी। अब इन नतीजों के बाद जो एग्जिट पोल के ही नतीजे हैं, भले ही 8 तारीख को कुछ और माहौल आता हुआ दिखाई दे सकता है, आज के लिए क्या रणनीति हो? जी, सबसे पहले ये माफ कीजिए कि बाजार के अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ये देखने निहायत ही आवश्यक है, और बाजार की एक्सपेक्टेशन किसी भी प्रकार से बीजेपी की विन को डिस्काउंट नहीं कर रही थी। तो बाजार ये मान के बैठा है कि बिहार इलेक्शंस बीजेपी हारेगा। तो मेरा ये कहना है कि मार्जिन जिस तरह के दर्शक ये इनिशियली जो पोल्स आए वो दर्शा रहे हैं, अगर इस तरह का नतीजा आता है तो अंततः मार्केट को हम बॉटम आउट होता देखेंगे सोमवार को। आज आपको आवश्यक नहीं है शॉर्ट करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको कवर करना पड़ेगा, बिकॉज बाजार को ऊपर जाने के लिए काफी कुछ मसाला मिला हुआ है। जो बाद में जो चाणक्य का पोल आया वो मेजोरिटी दे रहा है एनडीए को, और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बाजार इस बात से उत्साहित होकर पॉजिटिव ही आपको टोन दिखाएगा और आपके शॉर्ट्स को कटवाएगा। तो शर्मा साहब, चलिए एक चीज तो आपने साफ कह दी कि मंदी की पोजीशन काट लें जी, लेकिन क्या तेजी भी आज ही कर लें या सोमवार का इंतजार करें? देखिए पहली बात ये कि अगर हम ये देखें कि हमारे जो इस वक्त जो पोजीशंस हैं, इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, और जो दिल्ली के टाइम में जो इलेक्शंस थे उस वक्त जो पोजीशंस बनी हुई थी, तो कंपैरिजन किया है साथ उस वक्त दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स एग्जिट पोल के पहले 8 दिन लगातार मार्केट गिरा था हमारा। अगर हम क्लोजिंग लेवल पे पकड़ें, एवरेज को छोड़ दें, क्लोजिंग क्या है तो 9 दिन लगातार बाजार नीचे आया है, और उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मार्केट बॉटम आउट हुआ था बराबर। तो अगर ये अनुपात है, अगर अंततः अगर हम ये मानते हैं कि बीजेपी जीतेगी तो मार्केट आज ही बॉटम आउट हो जाएगा, ये हम कहेंगे कि कल जो था मार्केट वो बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन अगर बीजेपी हारती है, और इंपॉर्टेंट ये है कि वो मार्जिन उतना ही इंटैक्ट रहता है, 110 सीटें जैसी उनको मिलती हैं, तो मैं समझता हूं कि मार्केट सोमवार को बॉटम आउट हो जाएगा। इसी पर मैं निपुण आपकी राय लेना चाह रही हूं। जैसे अब तक बाजार समझ चुका है या फिर ये लेकर चल रहा था कि शायद बीजेपी की हार होने वाली है, अगर चाणक्य का पोल अलग रखे तो बाकी जो पोल्स है उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो आगे निकलेगा, उनके हाथ में ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसी स्थिति में जैसे विनोद जी भी कह रहे हैं कि जो बाजार में पोजीशंस है वो काफी हैं, या फिर आपको लग रहा है और संभावना है टूटने की? देखिए, एग्जिट पोल्स के हिसाब से एक इन अ वे डिवाइडेड रिजल्ट है, मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि रविवार को जो रिजल्ट आता है उसमें महागठबंधन अगर जीतता है तो इसमें हमने मार्केट में काफी इसी एक्सपेक्टेशन से काफी गिरावट देख ली है। तो एक मैं नहीं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा मार्केट में और गिरावट होगी, नॉट जस्ट बिकॉज मार्केट काफी गिर चुका है, बट ऑल्सो इससे डिपेंडिंग ऑन बीजेपी को कितनी सीट्स आती हैं। राज्यसभा में जो आशा थी कि बहुत शायद ज्यादा सीट मिल जाएगी अगर एनडीए जीतता है, वैसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को काफी सीट मिल जाएगी, तो राज्यसभा पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से मैं नहीं समझता हूं कि एटलीस्ट रिजल्ट की वजह से मार्केट में बहुत गिरावट होगी, लेकिन फिर जो अन्य फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज जैसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, वो पर्टिकुलरली स्टेट बैंक उसके किस तरह से इंडिकेशन जाते हैं। निपुण, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए इस चुनाव में नहीं जीतता है फिर भी निफ्टी 7,800 के नीचे नहीं जाएगा, क्या ये कहना ठीक है? अनिल, आई थिंक इम्पोर्टेंट ये देखना है कि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मार्केट नीचे जाए, और शायद रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनडीए नहीं जीतता है तो शायद 7,800 के नीचे नहीं जाए। लेकिन और जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी काफी नेगेटिव हैं। एफआई सेल्स फिगर्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बहुत अनसर्टेनिटी है। ये मुद्दे रहेंगे निपुण, तो हर एक मुद्दे के बाद कोई नया मुद्दा आएगा। अब मैं उसके बाद अब दूसरा एक आपसे आइडिया लेता हूं कि समझिए एनडीए जीत जाता है
चाणक्य बोल रहा है उस तरह से 150, 145, 50, 55 जो भी आ जाए, 140 सीट भी आ जाए, तो क्या निफ्टी 8,200, 300, 8,500 कितना दिखता है फिर आपको ऊपर? आई थिंक अगर एनडीए जीतता है तो यहाँ से 4-5% मैक्सिमम जंप देखेंगे, लेकिन उसके बाद जरूर प्रॉफिट बुकिंग हम देखेंगे मार्केट्स में। अभी भी एफआई सेलिंग जारी है। कितना भी कह लें कि इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम एफआईएस का सेलिंग देखते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से इवन इफ एनडीए विंस, एक अपसाइड है, लेकिन अपसाइड कैप्ड हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग हम हायर लेवल्स पे डेफिनेटली देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात जो निपुण ने कही, शर्मा साहब आपसे रिएक्शन, गिरेगा तो 150 पॉइंट 7,950 से 7,800, बढ़ेगा तो 4 से 5% यानी 300, 350 पॉइंट। तो उस लिहाज से तो ये रिस्क लेने का टाइम है खरीदारी करने के लिए जी, ये कहेंगे, क्योंकि एक के मुकाबले में 2 गुना रिटर्न है। रिस्क 1% है तो रिटर्न 2% है। बिल्कुल बाकायदा साफ शब्दों में, विदाउट शर्किंग योर डायरेक्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से रिस्क लेने का समय है। एक ही तरीका है जिसके अगेंस्ट में ये हमारा उल्टा पड़ सकता है। अगर बीजेपी ज्यादा मार्जिन से हारता है तो मेरे ख्याल से वो काफी हद तक कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स फर्दर के लिए ऊपर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान खड़ा होगा बाजार के। लेकिन मेरा ये मानना है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो में फिर कितना नेगेटिव हो सकता है बाजार? 7800 ही या उससे ज्यादा? मेरे ख्याल से अगर ज्यादा मार्जिन से हारता है तो 7800 के नीचे भी जा सकता है। और एक क्विक क्वेश्चन समय कम में आप दोनों से, अगर बीजेपी जीतती है तो 2 सेक्टर जहां आप खरीदारी करेंगे, शर्मा साहब बताइए। सर मैं तो ये मानना है कि कोई सेक्टर आपको बेचना नहीं चाहिए, लेना ही चाहिए, और उस दृष्टि से निफ्टी लेना चाहिए, और दूसरा सेक्टर आपको लेना चाहिए और बैंकिंग लेना चाहिए। निपुण आप? आई विल गो विद द टाइम एंड टेस्टेड सेक्टर्स। जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स है, जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री रही है, उसमें प्रूवन है अभी भी कि आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। मैं अभी भी आईटी सेक्टर से ही के साथ ही जाऊंगा और फार्मा सेक्टर के साथ जाऊंगा। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे आए, उसको आने को समय लगेगा। तो हाई रिस्क वाले सेक्टर्स हैं, लेकिन आई वुड स्टिल गो विद टाइम एंड टेस्टेड सेक्टर्स ऑफ आईटी एंड फार्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो साफ बात यह है कि निपुण थोड़े से कॉशियस है अब भी, लेकिन विनोद जी कह रहे हैं कि रिस्क उठाने का ये सही समय है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म कॉल लेना है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार के हाथ काफी बड़ा बहुमत मिलेगा, बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे बिहार का इलेक्शन, तो ये मौका है, आज का मौका है जहां पर आपको फिर तेजी की पोजीशन लेनी होगी या फिर आपकी जो भी शॉर्ट्स हैं उनको कवर करना होगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी। नतीजों का दिन भी काफी बड़ा है क्योंकि 8 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो क्या उम्मीद कर रहा है बाजार, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और अब फोकस करते हैं नतीजों पर। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है नतीजों पर जानकारी देने के लिए। शुरुआत करते हैं वरुण आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो दिग्गज एसबीआई आज अपने नतीजे घोषित करेगा। मुनाफे में करीब 15% के आसपास आपको जंप देखने मिल सकता है। एआरसी को कितने लोन बेचे कंपनी ने, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, और एनपीएस का फिगर कैसा होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में महज 4% की बढ़त देखने मिलेगी। कमजोर नतीजे रहेंगे, मुनाफे में करीब 1.5% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। वही पीएनबी की बात करें तो इस बैंक के भी नतीजे कुछ अच्छे रह सकते हैं, इस बैंक के नतीजे, और खासकर यहाँ प्रॉफिट में आपको 60% के आसपास का जंप देखने मिल सकता है। लोअर बेस और टैक्स रेट के कारण ये आपको नतीजे देखने मिलेंगे, और एसेट क्वालिटी इस बैंक की कुछ सुधर सकती है। वहीं आज ऑटो कंपनियों में भी टाटा मोटर्स, एमएनएम नतीजे पेश करेगा। सोनम बताइए क्या उम्मीद है, कैसी रफ्तार रहेगी कंपनियों की? शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करते हैं। कुछ कमजोर नतीजों की उम्मीद रखी जा रही है टाटा मोटर्स से, जहां पे इस बार जीएलआर से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। चाइना में स्लोडाउन के चलते वॉल्यूम्स जीएलआर के कमजोर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंड लोन कारोबार या फिर घरेलू कारोबार है वहां पर एक सुधार देखने को मिला है, और शायद यही से पूरी तरह सपोर्ट मिलेगा। जीएलआर के मुनाफे में 50% की गिरावट का अनुमान है, तो मार्जिन पे 470 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी। स्टैंड लोन कारोबार या फिर घरेलू कारोबार के आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। एबिटा लेवल पे भी प्रॉफिट करेगा, लेकिन भारी खर्चों के कारण कंपनी का मुनाफा घाटे में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स से कमजोर नतीजों की उम्मीद। वही एमएनएमसी के नतीजे सुस्त रहेंगे, जहां पर कंपनी अब भी ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट में स्ट्रगल कर रहा है। दोनों में ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट के वॉल्यूम्स कमजोर रहे हैं, कमजोर रूरल डिमांड और कमजोर मॉनसून के चलते। मार्जिन दूसरे ऑटो कंपनीज की तरह एमएनएम को भी फायदा मिलेगा कमोडिटीज के दाम में आई गिरावट के कारण, लेकिन ट्रैक्टर्स का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स को कमजोर हुआ है, तो यहां से मार्जिन में एक गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। 2 सरकारी कंपनियां ओएनजीसी और बेल, डिम्पी ढीले ढाले नतीजे रहेंगे।
बिल्कुल, दोनों के नतीजे कमजोर रह सकते हैं। ओएनजीसी का अगर आप देखें तो मुनाफा घटेगा करीब 16% के आसपास, हालांकि इसकी सेल्स करीब 1% ऊपर आ सकती है। रियलाइजेशन में नुकसान है उनको, इनके गैस कारोबार ठीक नहीं चल रहा, वहां पे मार्जिन से प्रॉब्लम है। हालांकि ऑयल सेगमेंट से इनको ठीक ठाक थोड़ा सा रिटर्न वॉल्यूम का मिल रहा है जो कि करीब 2% के आसपास है। इसका अबीटा हालांकि थोड़ा कम आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा इजाफा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी करीब 16% के आसपास घट जाएगी। बीएचईएल के नतीजे देखें, यहाँ पे मुनाफा करीब 4% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें एडजस्ट करना होगा क्योंकि इसमें आप सेल्स के अंदर आप एक तो टैक्स का आंकड़ा भी देखेंगे और साथ ही अदर इनकम भी होगा। ये एडजस्टेड करके नेगेटिव टू फ्लैट रह सकता है। इसके अलावा अगर आप इसकी नेट सेल्स देखें, ये करीब 9% घटेगी। अबीटा और अबीटा मार्जिन दोनों में दबाव रहेगा। इसकी ऑर्डर फ्लो पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा कि एलएनटी की तरह कि ये भी अपनी ऑर्डर फ्लो की गाइडेंस को लेकर थोड़ा नेगेटिव तो नहीं है। लेकिन इन कंपनियों के नतीजे आज आएंगे, इसके पहले आप देखिए कि टाटा स्टील, सिप्ला जैसी कंपनियों के नतीजे कल शाम को आ गए हैं, तो उस पर पहले बाजार रिएक्शन दिखाएगा। वरुण बताइए, टाटा स्टील खराब प्रदर्शन, यूरोप से कितना दबाव? देखिए, सबसे ज्यादा दबाव तो यूरोप से ही देखने मिला है क्योंकि काफी लंबे समय बाद वहां कंपनी ने एबिट फ्रंट पे 238 करोड़ का लॉस क्लॉक किया है। इंडियन ऑपरेशंस में भी दबाव था, लेकिन ये हमारे अनुमान से कम था। वही कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें तो मुनाफे का फिगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन काफी सारे एक्सेप्शनल आइटम है तो उसे देखने का ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन ऑपरेशनली अगर आप देखें तो कंपनी के मार्जिन में 4% की गिरावट देखने मिली है, जो इस कंपनी पे प्राइसिंग प्रेशर साफ दर्शाता है। तो काफी कमजोर नतीजे टाटा स्टील के। बिल्कुल। और सोनम बताए, सिप्ला के नतीजे खराब क्यों हैं? दबाव मुनाफे के आंकड़े पर पड़ा है, जहां पे आय और मार्जिन तो हमारे उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन टैक्स रेट में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे के आंकड़े पर दबाव बना है। और साथ ही एक डोमेस्टिक या फिर घरेलू कारोबार से दबाव बना है, जहां पर 14 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही थी, वहां पे कंपनी ने सिर्फ 1% का ग्रोथ दिखाया है। तो घरेलू कारोबार से दबाव बना है। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन कारोबार, एक्सपोर्ट एपीआई कारोबार बेहद ही मजबूत रहा, तो टैक्स रेट में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे के आंकड़े पर दबाव बना। साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव दिख रही है, जहां पे उनका कहना है कि फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ कमजोर रहेगा। तो ये है वो तिमाही नतीजे और इस पर बाजार अपनी प्रतिक्रिया आज जाहिर तौर पर दिखाएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विकास खिमानी और उनसे जानेंगे जो सरकार ने नया ऐलान किया है बिजली बोर्ड की सेहत सुधारने के लिए, जो उदय स्कीम लेकर आए हैं, वो कितनी फायदेमंद रहेगी। इस ब्रेक के बाद पावर क्षेत्र में रिफॉर्म लाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। खासतौर से राज्य बिजली बोर्डों में जाल डालने के लिए अब केंद्र सरकार ने उदय योजना शुरू की है। इस स्कीम का मकसद 3 साल में घाटे में चल रहे राज्य बिजली बोर्ड को फायदे में लाने का है। नई स्कीम के लिहाज से फिर बिजली बोर्ड का जो 75% घाटा है वो राज्य को ही झेलना होगा, जबकि बाकी 25% घाटे के लिए बोर्ड बॉन्ड जारी कर पाएंगे। इसके अलावा कोल स्वैपिंग की लागत में कमी की भी कोशिश लाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना पर पावर सेक्टर को कितना वाकई में फायदा मिलेगा, खासतौर से पावर क्षेत्र में जो बैंकों ने कर्ज दिया हुआ है उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ईडलवाइस के सीईओ विकास खिमानी। विकास, स्वागत है आपका। बिजली कंपनियों के लिए जो उदय योजना का ऐलान किया गया है, कितना गेम चेंजर रह सकता है? काफी समय से एक प्रॉब्लम चल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स होने जरूरी है, जो लॉसेस बहुत ज्यादा हैं और उसकी वजह से लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं एसईबी में। तो आई थिंक ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव योजना सरकार ने बनाई है जिससे इसका एक निवारण हो, सोल्यूशन निकले और नॉट ओनली जो एसईबीज की बैलेंस शीट उनका सुधार होगा, बल्कि इसमें एक आगे रास्ता तैयार किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कैसे कम किया जाए 15% तक। तो एक बहुत अच्छा सुधार है। आई थिंक अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पावर सेक्टर के अंदर एक रिन्यूड इंटरेस्ट आ जाएगा, पावर सेक्टर वायबल हो जाएगा। जो आज एक देश में पावर की कमी है वो उसकी पूरी होने में बहुत जल्द तेजी आ जाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मूव है और आने वाले समय में इसका अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिक दर प्रगति को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। विकास, बिजली की दरों में हर 3 महीने में रिवीजन किया जाएगा, बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि 2019 से पहले ये सारी कंपनियां घाटे से निकल पाएंगी? क्योंकि मंत्री जी तो ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जो एसईबीज है वो
दरों को बढ़ाती नहीं है और लॉस लेती रहती है। तो अगर उसका एक क्वार्टरली कर दिया जाता है तो आई थिंक ये काफी प्रोग्रेसिव मेजर होगा। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो भी एससीबीज के लॉसेस होंगे, डिस्काउंट्स के जो लॉसेस होंगे, वो स्टेट फिस्कल डेफिसिट के पार्ट होंगे। तो उससे क्या स्टेट्स के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनेगा कि जो फ्रीबी है, फ्री पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कम करे और लॉसेस को कम रखे। तो एक अच्छा मूव है। इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके जिस तरह से प्लान किया गया, अगर इम्प्लीमेंट भी किया जा सकेगा तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा होगा। विकास, ऐसे में क्या ये सिर्फ पावर कंपनियों के लिए फायदे का सौदा रहेगा या फिर दूसरे सेक्टर्स में भी इसका फायदा मिलेगा, खासतौर से जो बैंक्स कर्ज देते हैं इन कंपनियों को? तो सबसे बड़ा फायदा तो पावर सेक्टर को ही होगा, क्योंकि जो सेक्टर एक काफी अनवायबल जैसा हो गया था और उसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था और एक फ्यूचर भी काफी अंधकार में नजर आ रहा था, क्योंकि अगर आप जिसको पावर बेचते हैं उसको पावर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो कंपनियों के पास पावर प्लांट थे पर पावर प्लांट ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे थे और पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जो पावर सेक्टर की वायबिलिटी एक वापस आ जाएगी। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा जो होगा बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि जिन्होंने पावर सेक्टर को लोन दिया हुआ है तो जो लोन होता था वो एनपीए होने की संभावना बढ़ जाती है अगर उनको सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे वो भी एक सुधार आएगा। तो मुझे लगता है ये एक, और ये दोनों ही पार्ट जो है इकोनॉमी के एक बहुत बड़े पार्ट होते हैं। तो बैंकिंग में सुधार आएगा जिसमें काफी एनपीए का बड़ा सिचुएशन बना हुआ नजर आ रहा है और पावर सेक्टर का एक्सपोजर काफी बड़ा होता है। और साथ ही साथ पावर सेक्टर भी, और पावर सेक्टर की जो ट्रिकलिंग इफेक्ट होती है, इससे क्या होगा कि पावर की कॉस्ट नीचे आएगी और जो इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा भार पड़ता था वो नीचे आएगा और उसके साथ साथ पावर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो एक ओवरऑल कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑन द पावर सेक्टर विच विल ऑल्सो कम अबाउट, जो लॉसेस है 35% से 15% आएंगे तो उसका जो भार जो इंडस्ट्रीज पे पड़ता था वो कम होगा। तो मुझे लगता है इसका भी एक बहुत बड़ा दूर का इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब काफी एक जो कि पाए का सुधार है, जो फंडामेंटल जिसको बोलते हैं रिफॉर्म है। ये देखना पड़ेगा इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी पावर जो है वो बिल्कुल, तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाएगा ये अहम होगा। शुक्रिया विकास आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस खास मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल दिल्ली से हमारे साथ हैं। मुंबई से वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए भाविन देसाई है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी फंडामेंटल राय देने के लिए। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताएं राकेश, चार्ट्स पर क्या हालत खराब है निफ्टी के? 8000 के नीचे की क्लोजिंग, क्या संकेत नीचे के? और अगर आज फिर एक मजबूती के साथ शुरुआत हो जाए तो क्या तेजी की पोजीशन कम करना चाहिए, मंदी की पोजीशन बनाना चाहिए, क्या करें निफ्टी में? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी में देखें तो कल से एक दिन पहले क्लोजिंग के समय निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक क्रैक देखने को मिला था। और अगर आप देखें अनिल जी, टेक्निकली मार्केट में एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ही आए हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी और मनमोहन सिंह पहली बार जब पीएम बने थे, तब एग्जिट पोल के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ था। और ये अब कुछ लोग कहेंगे कि ये स्टेट इलेक्शन का, इसका फर्क नहीं पड़ता है, बट आप देखें इसी इलेक्शन की वजह से इंडियन मार्केट ने काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है एज कंपेयर टू यूएस मार्केट। आप देखें तो डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाइस के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है और इंडियन मार्केट्स में 8300 के लेवल्स भी मार्केट नहीं तोड़ पाया। रुझान क्लियरली नेगेटिव है, उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। और जिस तरीके से चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है वो दिखाता है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी, अगर ऐसा कुछ है तो मार्केट के अंदर एक रैली बन सकती है। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी पर 8100 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर निफ्टी 8100 के ऊपर निकलता है तब एक मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के बाइंग करनी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी तीनों में जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउन है। टेक्निकली तो बाइंग बनती नहीं है बिल्कुल भी इन स्तरों पर। चलिए, तकनीकी खरीदारी ना करें, लेकिन वायदा कारोबार में क्या रणनीति होनी चाहिए, और फिर जो शेयर है जहां पर एक्शन दिखने वाला है वहां पर क्या किया जाए, इन सब पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे जानकार है राकेश बंसल, विकास सेठी और भाविन देसाई। भाविन, वायदे बाजार की पोजीशंस क्या संकेत दे रही है, क्योंकि कल हमने देखा भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आए हैं, एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की है। आज संकेत देखकर क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग की तैयारी होनी चाहिए या फिर आप सोमवार तक का इंतजार करेंगे?
जी गुड मॉर्निंग। इंतजार सोमवार तक का जरूर होगा क्योंकि एक इवेंट है और इवेंट का इवेंट के रिजल्ट को प्रीएम्प्ट करके उसके हिसाब से सौदे आज बिठाना अपने आप में एक नासमझी होगी। पर जो मार्केट इंटरनल्स है, जो डेटा पॉइंट्स है, वहां कहीं पे एक ऐसी रणनीति देखी जा सकती है पार्टिसिपेंट्स द्वारा कि कल के भी जो आंकड़े आए हैं काफी बड़े भारी मात्रा में नेगेटिव आंकड़े आए हैं इंस्टीट्यूशन से, और अगर उस चीज को तोड़ा मरोड़ा जाए तो समझ में आता है कि 8300, 8400, 8500 वाली कॉल जो है भारी मात्रा में शॉर्ट्स हुई हैं। उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक मॉडरेट टू बेयरिश वाला व्यू बनता दिख रहा है। एक पहलू देखें तो वो है, अगर दूसरा पहलू देखें पुट की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक 8000 का जो पुट हुआ करता था, जो विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रॉस स्टॉप लॉस, कहीं ना एक ठहराव आना जरूरी था, और हम रुके हुए भी उसी जंक्चर पे हैं। हो सकता है कि ये इवेंट एक ट्रिगर हो जिसकी वजह से नीचे की जगह खुल जाए। अभी हाल की जो परिस्थिति है उसमें 7800 नीचे में, 8300 ऊपर में, इस तरह की कुछ रेंज देखी जा सकती है। पर झुकाव नीचे की तरफ इस वजह से है क्योंकि अगर फ्यूचर सेगमेंट को देखा जाए तो भारी मात्रा में शॉर्ट्स देखे गए पिछले 3-4 दिनों में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। कुछ सेक्टर्स जो पिछली एक्सपायरी में हमें ऊपर लेके गए थे, जिस तरह से निफ्टी का कारोबार पॉजिटिव बंद हुआ, वहां पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्ट्रीब्यूशन काफी वीक सेक्टरों की बदौलत था, जिनमें से एक है मेटल, जिसने अपना दम तोड़ना पिछले कुछ दिनों से शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ ऑटो को छोड़ के फिर आईटी वाले जो शेयर थे उनमें थोड़ी बहुत नरमी आनी शुरू हो गई है। बैंकिंग में काफी नरमी देखने की शुरुआत हो गई है। तो एक जो माहौल आपको तेजी का बनना दिखना चाहिए था 8000 के उस कंसेंसस लेवल के आसपास, वो नहीं दिख रहा है। तो कॉशियस रहेंगे। हमारी एडवाइस हमेशा यही रहती है इवेंट के पहले, जो अब भी वही है कि जितना भी आपका एक्सपोजर है उसको हेज करके चलें, सिर्फ 1 या 2 दिन। ये बताएं कि क्या अगर सीधे तौर पर आप फ्यूचर नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई ऑप्शन ट्रेड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं सिंघवी जी जहां पे आपको अभी भी डाउनसाइड मिल सकती है। काफी बैंकिंग नेम्स हैं, कैपिटल गुड्स नेम्स हैं, जैसे कि सीमेंस फॉर एग्जांपल, अभी भी लगभग 50-70 रुपए की जगह वहां पे बनी हुई है। 1250 के पुट अभी भी लेना लुक्रेटिव होगा, 16-17 रुपए की कीमत है उसकी, और करीबन 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 52 रुपए तक का टारगेट बन सकता है सीमेंस की 1250 के पुट में। बेल शॉर्ट करेंगे आज नतीजों के पहले? सॉरी सर, बेल शॉर्ट करेंगे नतीजों के पहले? एक प्रीएम्प्टिव सौदा जरूर लिया था, 190 का पुट लिया गया था, 5 रुपए, हम 7 रुपए में निकल गए। इवेंट के पहले थोड़ा सा घबराहट के साथ ही काम करते हैं, पर पैसा बनना 190-192 तक की जगह दिख रही थी उस सीजन ही। बिल्कुल। क्योंकि अनिल आपने नतीजों की बात की है, मैं विकास से यही सवाल लेना चाह रही थी। विकास, 3 बड़े बैंक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत सबको पता है, जिस तरह का वो 6000 करोड़ का केस सामने निकल कर आया था। क्या कमजोर तिमाही रहती है इन सभी बैंक्स की, तो मौका रहेगा निचले लेवल्स पर खरीदने के लिए, या फिर कुछ समय के लिए पीएसयू बैंक से दूर रहेंगे आप? देखिए हर्षिता, जिस तरह से बैंकों के नतीजे आए हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ओरिएंटल बैंक के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नतीजे अच्छे थे, बाकी जो आईओबी वगैरह बहुत ही खराब थे। और ये जो बैंकों के खराब नतीजे का असर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी रिजल्ट्स में देखने को मिला, जैसे एक्सिस बैंक थे, डीसीबी, या इस तरह के, खाली आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है बैंकों के नतीजों पे दबाव रहेगा। जहां तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों में हो सकता है प्रॉफिट में बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ी बढ़त देखने को मिले, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखने का फैक्टर रहेगा वो रहेगा, इन्होंने भी कुछ एक्सिस बैंक के जैसे कोई जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। और दूसरी एक जो जरूरी बात होगी वो ये होगी कि पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई की रेट की कटौती के बाद कुछ 40 बेसिस पॉइंट अपने रेट्स में कटौती करी है, तो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या इंपैक्ट रहता है। तो ऑल इन ऑल नतीजों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट जिन लेवल्स पे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, या यहाँ पे और कोई नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद गिरावट आती है, तो मेरे ख्याल में लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमंग द 3 बैंक्स वुड बी अ स्टॉक टू बेट ऑन। राकेश, उस लिहाज से फिर क्या बैंक निफ्टी में ट्रेड बेहतर रहेगा, और क्या होगा वो ट्रेड कल की 200 पॉइंट की गिरावट के बाद?
देखिए हर्षिता, बैंक निफ्टी में देखें तो कल के सत्र में एक फ्रेश क्रैक देखने को मिला है 17,150 के नीचे। ऊपरी स्तरों पर 17,385, 17,390 एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है, और नीचे में हम देखें तो बैंक निफ्टी आराम से 16,600, 16,550 तक गिर सकता है। और दूसरा टेक्निकली हर्षिता, जैसे अभी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बीएचईएल की बात कर रहे थे, ट्रेंड तीनों में डाउन है, बट टेक्निकल कंफर्ट सिर्फ शॉर्टिंग के लिए। नतीजों से पहले बीएचईएल में आता है काफी बड़ा क्रैक देखने को मिला है 198 के नीचे, और जिस तरीके से बीएचईएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 203 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है स्पॉट के अंदर, और बहुत बड़ी इंटेंसिटी का हर्षिता काफी बड़ा टेक्निकल ब्रेकडाउन है। नीचे में 173, 175 के लेवल्स नतीजों के बाद शायद देखने को मिल सकते हैं। हर्षिता, राकेश की एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, आप सवाल कुछ भी पूछो, चाहे बैंक शॉर्ट करना है या नहीं करना, लेकिन राकेश को जहां कॉन्फिडेंस है कि भेल शॉर्ट करना है तो राकेश तुरंत उस पर राय देते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस करेंगे हम एक इंटरेस्टिंग नतीजे पर, और वो है सिप्ला के। कल बाजार बंद होने के बाद आए सीएलए से डाउनग्रेड किया है इस बड़ी एफआई ब्रोकिंग हाउस ने सिप्ला को नतीजों के बाद। क्यों और कितना गिरेगा शेयर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। क्या हो आज आपकी रणनीति, इसी पर हो रही है चर्चा। ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे आज, 8 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, लेकिन इससे पहले टाटा स्टील, सिप्ला के कल देर शाम नतीजे, और जैसे अनिल ने ब्रेक से पहले भी कहा था कि सीएलएसए ने इसे डाउनग्रेड किया है। सिप्ला के नतीजे मुनाफे के लिहाज से हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, वहीं आय जो है और मार्जिन के फ्रंट पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटली विकास वैसे भी हमने देखा है कि इन फार्मा कंपनियों में काफी पहले तेजी आ चुकी है। इन नतीजों के बाद स्पेशली सीएलएसए का जो कॉल है, क्या आपको लग रहा है एक मार पड़ेगी तो बेच देना चाहिए पहले शेयर को? हर्षिता, जो नतीजे आए कल शाम को वो बिल्कुल बाजार को डिसअपॉइंट करते हैं। जहां बाजार ने कुछ 74-75% के ग्रोथ की उम्मीद करी थी प्रॉफिट्स में, वहां कुछ 40-45% की ग्रोथ हुई है। तो नेट प्रॉफिट फ्रंट पे सिप्ला ने जरूर डिसअपॉइंट किया है, बट मार्जिन्स बाजार की उम्मीदों से बेहतर है। बट मुझे लगता है इसका एक नीजर रिएक्शन नेगेटिव होगा। स्टॉक में 2-3% का करेक्शन हमको खुलते ही देखने को मिलना चाहिए, बट चूंकि स्टॉक ऊपर से पिछले 4-5 दिनों में ऑलरेडी इस नतीजों के एक्सपेक्टेशन में करेक्ट कर चुका है, तो यहां से जब 2-3% और टूटता तो उसके बाद मेरी राय में फिर इस स्टॉक में खरीदारी का ही मौका होगा, और लंबी अवधि के लिए उस समय इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 2 से 3% कमजोर हो सिप्ला तो फिर शॉर्ट ना करें, खरीदारी करें। लेकिन टाटा स्टील, भाविन इस स्टॉक पर राय दीजिए। कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। पहले इस रिजल्ट के पहले मेरे को लगता था कि चलिए टाटा स्टील जिस दिन 190-200 की रेंज में आ जाए एक अच्छा खरीदारी का मौका देता है। भले ही कितना मेटल को लेकर लोग निराश हो, लेकिन उन लेवल पर बुरा नहीं है, आप एक बार निवेश करने के लिए आज से खरीद सकते हैं। अब इन रिजल्ट के बाद देखिए टाटा स्टील में सीएलएसए की रिपोर्ट आई, बोल रहे कि 220 से लक्ष्य घटाकर सीधा 170। तो अब कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि 200 भी टिकेगा या नहीं, भले आज ना गिरे। ये बताएं कि टाटा स्टील में 2 दिनों में जो मंदी की पोजीशन बनी है, मेरे ख्याल से 20 रुपए निकला है, 15 से 20 रुपए 2 दिनों में, और गिरेगा क्या? 210 की जगह अभी भी बनी हुई है। मतलब आज का नतीजे के बाद का जो आज का रिएक्शन है वो हो सकता है कि 15-16 रुपए तक की और नरमी का माहौल बन सकता है। एक इस एक्सपायरी के लिए और इस मूव के लिए हो सकता है 210 का एक लेवल ऐसा हो जहां पे रुकावट जरूर आ जाए। एक चीज सिंघवी जी लेकिन देखनी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सपायरियों के शॉर्ट कवरिंग के साइकिल के बाद एक बारी कहीं एक इम्प्रूवमेंट की उम्मीद जागी थी, कुछ लॉन्ग्स बनने शुरू हुए थे, गिरावट पे उस लॉन्ग को अनवाइंड होता हुआ देखा जा रहा था, फिर बढ़त पे लॉन्ग्स बनने शुरू हुए थे। वो जो साइकिल है वो टूटना शुरू हो गई है फिर से। अब ये जो शॉर्ट्स हुए हैं, हो सकता है कि 210 आने के बाद एक बारी 10-12 रुपए 15 रुपए का उछाल आए, कवरिंग आए, पर वो जो शॉर्ट कवरिंग साइकिल है वो अगर शुरुआत हो जाती है उसकी, तो मैं ये समझूंगा कि इस मूव के खत्म होने के बाद एक पुल बैक आए विल गिव यू अ बेटर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रादर देन बार्गेन हंटिंग। चलिए, तो धीरे धीरे 210 तो आ ही सकता है, कम से कम ये तो दिख ही रहा है। अब संकेत साफ है कि उछाल में बिकवाली करें। अगर टाटा स्टील खरीदना है तो तभी खरीदें जब ग्लोबल मार्केट मजबूत हो जाए या फिर चीन में सारे खतरे खत्म हो जाए, उसके पहले टाटा स्टील, माफ कीजिएगा, टाटा मोटर नहीं, टाटा स्टील अगर
उससे पहले खरीदने का आप मूड बना रहे हैं तो फिर इंतजार कर लें, गिरावट और होगी। चलिए ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कहां होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एसएक्स निफ्टी हरे निशान में, लेकिन वो दम नहीं दिख रहा, तो क्या ज्यादा मजबूत खुल सकता है एग्जिट पोल के नतीजे के बाद? रुपए में कल हमने अच्छी खासी कमजोरी फिर से देखी, लगभग 25 पैसे के आसपास की। क्या रुपया आज रिकवर कर पाएगा कुछ? और साथ ही प्री ओपनिंग सेशन में कैसा होगा कारोबार, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।